वेलकम सागर जी। आज एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट पे ये पहली बार ऐसा है कि एक रियल्टर जो सोशल कॉज के लिए इतना एग्रेसिव है कि जिन्होंने आज बहुत सारे सोशल इश्यूज को रिजॉल्व किया है, वो आदमी आज हमारे पॉडकास्ट पे आया है। वेलकम वेलकम सागर जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड फ्रैंकली इट्स ऑनर कि आपके साथ बैठा हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सागर जी। एक्चुअली आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमको आज आपकी पूरी जर्नी जाननी है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली रियल इस्टेट में आना कहाँ से हुआ? ये एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड बता पाएंगे? डेफिनेटली। एक्चुअली मैं प्रॉपर सांगली करके महाराष्ट्र में एक छोटी सिटी है, शहर है, तो वहाँ से हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मेरा MBA मुंबई में कंप्लीट हुआ और हमारे टाइम पे एक्चुअली हमारा जैसे MBA कंप्लीट हुआ ना, रिसेशन चालू हुआ था। तो जॉब नहीं थे। तो वो टाइम पे बोलते ना कि जॉब नहीं है तो एक खुजली रहती है, वो खुजली आ गई कि चलो ऐसा कुछ करते हैं ना जो मेरे मन में है। तो फ्रैंकली मैंने 3-4 महीने फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया। क्या बात है। बट वो अभी हंस के बात कर रहा हूँ, लेकिन वो स्ट्रगलिंग था और उसने मुझे बहुत सिखाया। और वो टाइम पे दोस्तों का एक्चुअली वैल्यू क्या रहता है ना, वो उसने बताया। एंड उसके बाद में फिर 3-4 महीने बाद समझ में आ गया। देन हमारे ही दोस्त है, तो उन्होंने उनके पहचान थ्रू में एक रियल एस्टेट कंपनी नवी मुंबई में है। तो वहाँ पे हमने काम चालू किया। थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद वी अंडरस्टैंड कि एक्चुअल रियल एस्टेट का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है और रियल एस्टेट में ऑनेस्ट लोगों की बहुत कमी है। सो एज अ ऑनेस्टी मुझे लगा यही हम USP बना के मार्केट में उतर सकते हैं। तो दोस्त के साथ हमने फिर नवी मुंबई में हमारा जो कंपनी वो कंपनी चालू किया। वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें। बट पीरियडिकली और एक हमारा दोस्त है, वो पूना में काम कर रहे थे। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो पूना में अभी अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा दिख रही थी, तो वी शिफ्टेड टू पुणे। एंड उसके बाद में फिर मैंने पुणे प्रॉपर्टी गाइड जो है ये कंपनी चालू किया। और हमारा मेन जो मेरा विजन है, लोगों को मदद करना, क्योंकि उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन, पहले शादी था लेकिन अभी शादी के पहले भी घर लगता है। सही बात है। तो उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ये घर रहता है, तो वो ऑलरेडी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ उनको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके जाने के लिए हम हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये तो आपने इंट्रो दिया आपने कहाँ से स्टार्ट किया। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ जो मुझे जाननी है ना, आपका ब्लॉगिंग करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये जो आपने ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया और उससे आज हम देख रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ों रिजॉल्व हुई है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से और क्यों ऐसा लगा कि आपको एक ब्लॉगर बनने की ज़रूरत है? अभी इसके 2 रीज़न है। एक पहला पर्सनल रीज़न बताता हूँ। एक अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक बंदे ने मुझे बोला था कि तुम कैमरा के ऊपर बात नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा एक आँख का इशू है, निस्टैग्मस करके बोलते हैं, तो उसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो वो उसने जब बोला तो वो वही मेरे दिमाग में छप गया कि साला अभी मैं ही कैमरा के सामने लेके बात करूँगा। एंड वो बोलते ना, एक कोई तो पुश देने वाला चाहिए रहता है ना, तो वो पुश फैक्टर मुझे मिला ये चालू करने के लिए। एंड दूसरा मेरा एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे, मैं प्योर बिजनेस में नहीं हूँ, आई एम इनटू सोशल बिजनेस। यानी मेरा एक है कि जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इससे आजू बाजू के लोग जो रहते हैं उनका वैल्यू या उनका लाइफस्टाइल बढ़ना चाहिए, और उनको हम सोशल भी कुछ मदद कर सकते हैं क्या, वैसे मदद करना चाहिए। तो वो मेरे दिमाग में था। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि समझो अभी मैक्सिमम लोग जो प्रॉपर्टी लेते हैं, फर्स्ट टाइम लेते हैं, दे आर द मोस्ट कन्फ्यूज पीपल ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि उनका सैलरी रहता है ना, उसके 50x 100x लेवल तक उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है और उनके ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा डिसीजन रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेवल पे कन्फ्यूजन स्टेज में रहते हैं। सेकंड, वो कन्फ्यूजन स्टेज में रहते हैं तो उनको और कन्फ्यूज करने के लिए उनके रिलेटिव रहते हैं, उनके फ्रेंड्स रहते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट में जाते हैं वो उनके एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, चैनल पार्टनर रहते हैं, चलो वो उधर आजू बाजू वाला वो पान टपरी वाला रहता है, चौकीदार रहता है, हर लोग उसको कन्फ्यूज करने के लिए बैठे हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि हम एज अ ब्लॉगिंग चालू करके हम एक मास लेवल तक पहुंच सकते हैं और मास लेवल तक जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करके लोगों को प्रॉपर्टी लेने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में एक मेरा पेटेंटेड डायलॉग है, 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। क्योंकि वो टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया
तो उनको बेस्ट प्रॉपर्टी मिल सकती है, बेस्ट लोकेशन मिल सकता है, बेस्ट इन्वेंट्री मिल सकता है, बेस्ट बिल्डर मिल सकता है। लेकिन वही टाइम उन्होंने डिले किया तो मे भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनको किधर ना किधर तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो दैट्स वाई वी आर हियर टू अगेन गिवन क्लैरिटी टू मैक्सिमम पीपल, और मैक्सिमम पीपल को रिच करना है तो मेरे हिसाब से यूट्यूब रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा या सोशल मीडिया, दिस इज द बेस्ट मीडियम। तो वही मेन रीजन था चालू करने के लिए। सही सही। एक्चुअली आपने जो ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, आपने जो अभी 2 रीज़न बताए वो तो प्राइमरी रीज़न है आपके, पर आपको और एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने एक बहुत बड़ा सोशल कॉज जो है, जो अभी इंसिडेंस पूनावाले में हुआ, उसके वो जो इवेंट है, वो इवेंट में जो सबसे पहली वॉइस अगर किसी ने उठाई, जो फर्स्ट मूवर था बंदा, वो सागर जी थे एक्चुअली। और वो जो मूवमेंट थी ना, वो मूवमेंट ने एक्चुअली एक रिवॉल्विंग इफेक्ट लाया ये पूरे लोकेशन में। इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए वो चीज़ों में, और जो वॉइस थी आपकी वो डेडिकेटेडली वो पिन पॉइंट कर रही थी कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और वो इतना जल्द होगा ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और वो टॉपिक विद इन मंथ और 2 मंथ में ही तो वो रिजॉल्व हो गया। तो वो जो था, वो जो पीरियड था वो क्या था, और ये क्यों करना आपको सही लगा कि नहीं अभी ये टाइम है और ये करना ही चाहिए, ये ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी दीजिए मुझे। यस। तो बिफोर दैट वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको गुड कंसल्टेंट के थ्रू प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कंसल्टेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके क्लाइंट जो रहते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। तो बेसिकली मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि मैं रहता वाकड़ में हूँ, पर्टिकुलरली पूनावाले के लोकेशन में ये करने का कुछ वैसे टेक्निकल रीज़न नहीं था, बट मैंने बहुत सारे लोगों को पूनावाले में फ्लैट बेचा था। और वो टाइम पे सबको ही पता था कि 2007-8 में वो प्रपोजल आ गया था, बीच में वो कुछ भी ये नहीं था, तो 5 साल में हो गया। तो सभी को ऐसा था, मैंने क्रॉस भी किया था कि GR कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं करके, तो हमने उस हिसाब से प्रॉपर्टी बेचा था। बट जब ये 3 महीने पहले इतना एग्रेसिवली प्रशासन ने, PCMC प्रशासन ने जब इशू पेपर आउट करना चालू किया, तो मुझे जिनको मैंने फ्लैट बेचा था उनके मुझे फ़ोन आना चालू हो गया। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला, सागर भाई हमने बिल्डर को, हमने उन पे विश्वास नहीं किया था, हमने बाकी लोगों पे विश्वास नहीं किया था, हमने आप पे विश्वास किया था, और आपने जो बोला हमको कन्विंस हुआ, और इसके लिए हमने प्रॉपर्टी लिया। और अभी ये इशू आ रहा है सर, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एक मुझे ऐसा लगा कि यार यस, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, तो मुझे मेरा जितना हो सके वो करना चाहिए। और उसके लिए भले फिर मेरा ये 2-3 महीने का फ्रैंकली बोलूँगा, क्योंकि मेरा टोटल फोकस ये पूनावाले इशू पे था। 2-3 महीना मेरा बिजनेस बहुत डाउन गया था, बट वो टेम्पररी बिजनेस डाउन होना वे मेरे लिए, मैं बोलता हूँ ना, चलता है। बट ये जो इशू था वो लाइफ टाइम के लिए मेरे पूनावाले वासियों को समझो वो हैम्पर या ये करना पड़ता, सॉल्व नहीं होता, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने फिर फर्स्ट वीडियो जो है वो डाला। एक्चुअली जो डंपिंग यार्ड का लोकेशन फॉरेस्ट का, वहाँ पे जाके हमने वो शूट किया, एंड उसके बाद में फिर हमने हमारा पूनावाले के जो वासी है उनका ग्रुप बनाना चालू किया था। ऑलरेडी ग्रुप थे बट एक्टिव कम थे, तो हमने वो एक्टिवेशन किया। हर एक ग्रुप में हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, तो उधर हम अवेयरनेस क्रिएट करते थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लीगल इश्यूज थे, तो उसमें हमने वो पूरा, बोलते हैं ना कि नॉट ओनली अवेयर करना, बट अवेयरनेस के बाद में एक्चुअली एग्जीक्यूशन टाइम पे ग्राउंड पे आना पड़ता है। तो वहाँ पे हम ग्राउंड पे आके हम काम कर रहे थे। और इसमें डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मे बी इनिशियल लेवल पे नाम एज अ इनिशिएटर मेरा गया, बट बहुत सारे लोग हैं कि जिनका सपोर्ट जो है ये मूवमेंट को हुआ। पूनावाले के ग्रामस्थ रहेंगे, पूनावाले के पॉलिटिकल लीडर्स रहेंगे, सोसाइटी वाले रहेंगे, तो हर एक लोगों का हमको यहाँ पे सपोर्ट मिला। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने प्लान किया था बाइक रैली का। मोर देन 5000 बाइक्स जो है वो एक दिन पे पूरे रास्ते पे आए हुए थे, एंड दैट इज़ अ गेम चेंजर मोमेंट। तो वो हमारे अश्विनी तई जो आमदार है, उन्होंने
सीरियसली ये इशू ले लिया एंड आगे फिर हम कोऑर्डिनेशन में वर्क करके वो सॉल्व हो गया। क्या बात है। आपने ये तो एक रिजोल्व किया ही, पर आपके बहुत सारे एक्चुअली छोटे छोटे वीडियोज है, आपका एक चैनल भी है जिसमें चैनल आपके चैनल में एक मेरे ख्याल से सीरीज है, हाँ, लॉजिकल बड़बड़। और एक्चुअली मैं खुद भी फॉलो करता हूँ उसको। मैंने देखा है कि इतने सारे जो सोशल इश्यूज है, रोड पे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, फैमिलीज को सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए भी आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वो आपको क्यों लगा करने की ज़रूरत है, और इसकी एक्चुअली इसके बैक ऑफ द माइंड आपके क्या है कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो सभी फेस करते हैं पर कोई आगे नहीं आता, तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहाँ से आई, और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है आज के डेट में, इसकी ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली ज़रूरत तो है पर आपके हिसाब से क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए मुझे। यस सर, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी इसका शुरुआत मैं बात करता हूँ। मैं रहता हूँ वाकड़ में, और वाकड़ में हमारे आगे कस्तूरी चौक करके है, तो उधर रास्ता बहुत ख़राब था पहले। और मैं शाम को जस्ट चाय पी के गैलरी में था और मेरे सामने एक बाइक वाला बिकॉज ऑफ दैट रोड नीचे गिर गया और उसके पीछे डंपर आ रहा था। ओके, एंड जस्ट मोमेंट हम बात कर सकते हैं ना कि मुझे लगा अरे यार ये गया करके, बट वो डंपर वालों ने इमीडिएट ब्रेक लगा दिया और वो बच गया। लेकिन वो मेरे दिमाग में चला, यार मैं हर बार सिर्फ गाली देता हूँ, लेकिन समझो इसमें कुछ गया रहता तो मैं रिस्पॉन्सिबल किसको बोलता। शायद मैंने अभी मुझे एक इनिशिएट करने का है बट मैं कर सकता था, लेकिन किया क्यों नहीं? मैं राह देख रहा था किसी की जान जाने की, तो वो मेरे दिमाग में ऐसे छप गया था। तो उसके मे भी 2 से 3 दिनों में ही मैंने पहला मेरा जो वीडियो है वो उधर का ही मैंने कवर किया था, और वैसे फिर मैंने 7 वीडियो मैंने खड्डे के ऊपर कवर किए थे। एंड फ्रैंकली क्या होता है ना, देखो पॉलिटिशियंस रहेंगे या प्रशासन रहेगा तो दे आर बिजी विद देयर वर्क, बट कोई इशू जब कोई सामने लाता है तो उनको वो सॉल्व करना पड़ता है या वो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल चांदनी चौक का भी है, कितने साल से इशू पेंडिंग था। जब पुणे के कर ने एकनाथ शिंदे जो हमारे मुख्यमंत्री उनको बीच में रुकाया तो कितना फास्ट प्रोसेस हो गया। तो किसी ने तो करना चाहिए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। हर बार रहता ना कि शिवाजी जो है ना वो दूसरों के घर में होना चाहिए, हम क्यों नहीं बन सकते। तो वही थॉट प्रोसेस मैंने आगे रखा और बोला चलो जो होगा देखा जाएगा, बट लेट्स स्टार्ट। क्योंकि इससे क्या है ना, ये सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं, ये सबका फ़ायदा है। और उसी रोड से मेरी बीवी भी जाती है, मेरा बच्चा भी जाता है, मेरा भाई भी जाता है, मेरा दोस्त भी जाता है। वो खड्डा ये बोल के नहीं ये करेगा अरे यार तू इसका दोस्त है तू मत गिर करके, तो किसी पे भी आ सकता है। तो किसी ने तो चालू करना था, तो किसी ने करने के बजाय मैं करूंगा ये सोच के मैंने ये इनिशिएटिव किया। एंड प्राउडली से 7 वीडियो में से मेरे 5 वीडियो के ऊपर प्रशासन ने इमीडिएटली एक्शन ली, उस पर वर्कआउट किया। अभी आप रोड अभी जस्ट मैंने रिसेंटली उसका कंप्लीशन का बना है, इतना सुंदर रोड बना है वो कस्तूरी चौक वाला ना। सो आई फील कि चलो भाई कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, जस्ट उनको आगे बताना है करके। सही है। मेरे को एक्चुअली आपने एक बुक लिखी हुई है, को ऑथर है आपके साथ में, उनका नाम ब्रायन ट्रेसी। तो एक्चुअली वो बहुत बड़ा नाम है और उनके साथ में आपने इतना टाइम दे के ये सब चीज़ें की है। तो वो बुक जो है, तो वो बुक के बारे में थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन दे पाए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है ये रियल एस्टेट से है सारे, और इनको एक्चुअली अपब्रिंगिंग के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए। तो वो नॉलेज जो है ये थोड़ी सी बुक से या फिर वीडियो से, आप तो सब जगह से पूरी तरह से उनके एक मेंटर होने के जैसे एक फिगर है कि अगर किसी को रियल एस्टेट में करियर करना है और बाकी भी सोशल ये करना है तो एज अ मेंटर वो आपको देख सकते हैं। पर मुझे वो बुक के बारे में जानना है कि वो बुक क्या बताती है, और वो बुक के बारे में आपका बिलीव सिस्टम क्या है कि वो बुक किसको मदद कर सकती है। डेफिनेटली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक के लिए ब्रायन ट्रेसी सर, ही इज़ अ कैनेडियन ऑथर, उनके मोर देन 80+ बुक उन्होंने खुद राइट किए हुए हैं और उसमें से मोर देन 50 आर बेस्ट सेलर। ओके, तो उनकी ये सीरीज़ है अल्टीमेट सीक्रेट टू वेल्थ, उनकी सीरीज़ है। तो इसमें बिकॉज ऑफ माई मेंटर स्नेह देसाई सर करके हैं, तो बिकॉज ऑफ हिम आई एम एबल टू कनेक्ट विद देम एंड वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो उसमें जो रियल इस्टेट का पार्ट है तो वो मैंने कवर किया है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो फिर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक MBLTR सीक्रेट फार्मूला है, तो वो जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फॉलो करेंगे तो उनका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा जितने लोग देख रहे हैं
या हमारे रियल्टर भी है, तो उनको ये बुक पढ़ना ही चाहिए। ओके आप ये थोड़ा सा शॉर्ट में बता पाएंगे वो जो आपने बताया कि कस्टमर के बारे में, कि कस्टमर को वो फॉर्मूला ये करने से जो बेनिफिट होगा, थोड़ा शॉर्ट में आप उसके बारे में बता पाएंगे कि क्या है वो एक्चुअली? हाँ एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया देता हूँ कि क्या रहता है ना, कस्टमर जब पहली बार कोई प्रॉपर्टी लेता है तो जैसे मैंने बोला दे आर ऑलरेडी कंफ्यूज, तो टाइम फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइम फैक्टर में उनको समझो प्रॉपर्टी बेस्ट टू बेस्ट वे में लेना है, तो उनका सबसे पहले उनको माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ता है कि भाई मुझे लेना है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है ना, जस्ट अभी हम मॉल में जाके जस्ट विंडो शॉपिंग करते हैं ना, वैसे भी करने वाले बहुत लोग रहते हैं, बट फ्रैंकली वो उनका सैटरडे संडे जो उनके फैमिली का टाइम रहता है ना, वो वेस्ट करते हैं। ओके सो पहले माइंडसेट रेडी करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हम, जैसे मैं अभी एक दूसरा कंसेप्ट बोलता हूँ कि जिसको मैं बीपीएल बोलता हूँ। बीपीएल कंसेप्ट वो यूज करेंगे तो उनको क्लैरिटी जल्दी मिल जाएगा। यानी क्या, बी यानी आपको कौन सा बिल्डर प्रोफाइल चाहिए, पी यानी आप कौन से पोजीशन में देख रहे हो, एंड एल यानी लोकेशन आप कौन सा प्रेफर करोगे। और ये तीनों जो है वो इससे पहले लिंक होते हैं आपके बजट से। तो बजट जो है वो कैसे डिसाइड होगा, कोई भी जब शुरुआत करोगे वेगली डिसाइड करने के बजाय सबसे पहले देख लो कि आपका ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है, अभी मेरे हाथ में कितना है या मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूं। क्योंकि प्रॉपर्टी लेना है ना, इधर से एडजस्ट किया उधर से एडजस्ट किया, समझो वो एक फिगर आ गया। उसके बाद में मैं और मेरा मिसेस या मैं अकेला हूं तो मेरा टेंटेटिव लोन का एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों चीजें हम कंबाइन करेंगे तो आपका वो बजट रेंज हो जाता है। मैं रेंज बात कर रहा हूं। ओके तो वो होने के बाद आपको बेसिक क्लैरिटी आएगी। देन उसके बाद में आपको चूज करना है कि बिल्डर प्रोफाइल कौन सा। यानी क्या, बिल्डर 4 कैटेगरी के रहते हैं। ए यानी क्या, जो एकदम बड़े बड़े नाम है, बहुत ऑल ओवर यानी इंडिया उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो वैसे डेवलपर। बट ऐसे डेवलपर के यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लेना है तो यू नीड टू एक्सेप्ट, यू हैव टू पे द प्रीमियम चार्जेस। व्हाई? क्योंकि उनका ब्रांड का वैल्यू है, बराबर। दूसरा बी कैटेगरी के, यानी ए जितने बड़े नहीं रहते बट पुणे में एग्जांपल अच्छा काम कर रहे हैं। ए वाले 20-25 एकड़ में करे तो वो 4-5 एकड़ में गेटेड कम्युनिटी अच्छा कर रहे हैं, तो वैसे डेवलपर। सी उससे भी थोड़े नीचे, यानी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग रहेंगे, 1-2 बिल्डिंग रहेंगे, वो सी कैटेगरी के डेवलपर रहते हैं। और डी यानी कि भाई मेरा इधर 10-15 गुंठे का जगह है, उस पर मैंने बिल्डिंग खड़ा कर दिया 7-8 माले का, और मैं ही बेच रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वैसे। ओके तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये 4 में से मुझे कौन सा कैटेगरी एडजस्ट हो रहा है, तो वो हर एक का अलग अलग रहेगा। एंड देन यू नीड टू कंपेयर। क्यों क्या होता है कंपेरिजन, क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल वाकड़ में ही है। वाकड़ में एक प्रोजेक्ट बेच रहा है 1 करोड़ में ए कैटेगरी का, और डी कैटेगरी बेच रहा है 65 लाख में, तो वो आप कैटेगरी क्रॉस कंपेयर नहीं कर सकते। यू नीड टू कंपेयर एप्पल टू एप्पल, बराबर। और वो कंपैरिजन जब कोई गलत करता है ना, वो जिंदगी भर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट उसके लिए मैं बोलूँगा कि बुक पढ़ो। सही है। मेन और एक चीज जो आपके पूरे जर्नी में, जितना मैं भी आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आपने नेटवर्किंग बहुत अच्छी से की। आपके बहुत सारे नेटवर्क्स है, तो नेटवर्किंग की क्यों जरूरत पड़ती है एज अ रियलिटर भी, और एक जनरली आप सोशल क्रॉस के लिए भी काम करते हैं, आप एक ब्लॉगर भी है, यूट्यूबर है, आप इंस्टा पे भी बहुत एक्टिव रहती है। नेटवर्किंग की कितनी जरूरत है, और जो रियल्टर्स है जो फ्यूचर में रियल एस्टेट में आने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग भी, या फिर कोई अलग फेटर्निटी के भी है जो सेल्स में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग क्या रोल प्ले करती है सेल्स में? सर एक बहुत बड़ी कहावत है, नेटवर्क इज अ रियल नेटवर्थ। आपका नेटवर्क जितना बड़ा रहेगा उतना आपका एक्चुअल नेटवर्थ आगे जाके बड़ा होने वाला है। ओके इसका सिंपल है, क्यों क्या रहता है, देखो कि एज अ कंपनी जब हम बात करते हैं, कोई अकेला बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, बराबर। तो उसके लिए चाहिए रहता है आपका नेटवर्क। या फिर दूसरा वे में से हम बात करेंगे कि समझो मैं अच्छा हूं, मेरे क्लाइंट को पता है मैं अच्छा हूं, बराबर, और उसको दूसरी जगह किधर चाहिए जहां पे मैं वर्क नहीं कर रहा हूं, तो बिकॉज ऑफ मी वो मुझ पे ट्रस्ट करके मैंने दूसरे बंदे का नाम सजेस्ट किया ना, तो वो इजीली वहां पे कनेक्ट हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, इट्स अ विन 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 सिचुएशन होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को भरोसा चाहिए, वो भरोसा मैंने दिया, बराबर, क्लाइंट का विन हो गया। जो बंदा वहां पे बैठा था, बिकॉज ऑफ मी मैंने उस पर भरोसा किया, बराबर, और उसको रेडीमेड बिजनेस मिल गया, तो उसका बेनिफिट हो गया।
एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उधर नए जगह जाके क्लाइंट किधर घूमता रहता है, तो उसको भी चाहिए था ना ट्रस्ट वैल्यू, तो वो ट्रस्ट वैल्यू के लिए मैं मीडिएटर बना। तो इट इज़ अ विन विन विन, इसमें तीनों का भी बेनिफिट हो जाता है एंड इसमें बिजनेस बढ़ जाता है। तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन रहेंगे दे आर बिलीव इन नेटवर्किंग, और इसीलिए वो हर एक, यानी बड़े बड़े भी प्लेटफॉर्म है जैसे BNI प्लेटफॉर्म है, उधर भी अच्छा नेटवर्किंग होता है। मैं पर्टिकुलरली एज ए महाराष्ट्रियन, हमारा सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट करके हमारा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे मैं एसोसिएट हूँ, और इसके थ्रू हमारा 15 दिन में मीटिंग रहता है एंड सभी वेवलेंथ के, क्योंकि क्या रहता है कि वो मीटिंग हमारा सुबह रहता है, सुबह 7:30 बजे जाना, यानी सारी दुनिया 7:30 से 9:30 घर पे रहती है, हम धंधे पे रहते हैं। ओके, तो वो वहाँ पे आने वाले लोग भी उतना ही सीरियस रहते हैं जितना हम हैं, तो वो एक वेवलेंथ के लोग मिलना वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो आपने बोला कि नए लोगों को तो नेटवर्किंग करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, नेटवर्किंग से ही आगे जाके कोलैबोरेशन हो सकता है। नेटवर्किंग से बहुत बार ऐसा होता है कि भाई तुझमें कैपेसिटी नहीं है, बट तुम्हारा जो नेटवर्क है वो कैपेबल रहेगा तो आपका काम हो जाता है, और अल्टीमेटली सब घुमा फिरा के आता है रिजल्ट के ऊपर। तो कस्टमर को भी वैसे मिनिमम टाइम में बेस्ट रिजल्ट मिला तो वो खुश है, आप खुश हो, नेटवर्क खुश है। क्या बात है। नेटवर्किंग पर से ही और एक पॉइंट कि आप रियल एस्टेट में भी जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी नेटवर्किंग में एग्रेसिव है, वहाँ पे भी वो करने की क्यों जरूरत पड़ती है? आज जो सोशल प्लेटफॉर्म से वो तो है, पर जो आज एसोसिएशन से प्रॉप है, NAR इंडिया है, तो लोगों ने इसको क्यों जुड़ना चाहिए ऐसा आपको लगता है? सर NAR का तो मैं बोलूँगा इंडिया में जितने सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं उनको कंपलसरी NAR रहेगा तो जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा एसोसिएशन है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी आवाज़ है। तो वो आवाज़ जितने हम ज़्यादा लोग रहेंगे ना उतना आवाज़ हमारा बड़ा रहेगा। और NAR का ही हमारा एसोसिएट जो है ये प्रॉप है जो पूना में काम करता है, तो पूना के लोगों के लिए तो ये मैंडेटरी मैं बोलूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे इश्यूज़ रहते हैं कि जो विथ स्ट्रेंथ जब हमें सॉल्व करना होता है ना, तो वो टाइम पे आपको कैसा प्रॉब्लम आने के बाद हमें एसोसिएशन का याद आता है। लेकिन मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम आए या ना आए, हम एसोसिएशन में साथ में रहेंगे तो प्रिकॉशनरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो आगे होने के चांसेस है ना वो भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ गुड, क्योंकि क्या रहता है कि जब हम कोई भी एसोसिएशन में आते हैं तो एसोसिएशन वो ये कम्युनिटी को बिल्ड करता है। तो एसोसिएशन का मेन एम रहता है कि मेरा कम्युनिटी अपलिफ्ट कैसे हो। तो प्रॉप का तो मैंने बहुत सुना है कि हम अलग अलग ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग कोलैबोरेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड प्रॉप का जो मेंबर है इट हैज़ एक लेवल पे है वो। तो इसमें आपको इजीली समझो, मैं बैठा हूँ वाकड़ में और मुझे प्रॉपर्टी बेचना है विमान नगर में, मैं तो जा नहीं सकता, बट मेरा प्रॉप का बंदा रहेगा ना, देन आई हैव दैट क्रेडिबिलिटी ऑन हिम कि नहीं भाई सही बंदा है, तो मैं बेझिझक विथ ट्रस्ट वो वर्कआउट कर सकता हूं और इधर बैठ के मैं विमान नगर का डील कर सकता हूं। सेम लेवल पे विमान नगर का बंदा भी यहां पे कर सकता है। तो ये जो कोलैबोरेशन में धंधा या बिजनेस होगा वो ज़्यादा मैटर करता है, और ये मुट्ठी का वैल्यू कभी भी ज़्यादा है। प्रोफेशनल रियल्टर्स, ये एसोसिएशन का नाम भी है कि प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे जो NAR के अंडर आते हैं, पर इसमें से ही मेरा एक सवाल है कि आज मार्केट में बहुत अनप्रोफेशनल रियल्टर्स भी है, जहाँ पे एक्चुअली एक रियल्टी जो सेक्टर है ये बहुत लार्ज है, आज सेकेंड GDP होल्डिंग इंडस्ट्री अपनी, पर आज भी जो कस्टमर रियल्टर को देखता है और आज भी जो कस्टमर के बैक ऑफ द माइंड रहता है कि नहीं आज भी ये बंदा अनप्रोफेशनल है, दलाल है, ब्रोकर है, ये चीज़ों को निकालने के लिए, ये चीज़ों को हटाने के लिए एक इंडिविजुअल रियल्टर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम एक साथ जुड़ के क्या कर सकते हैं? आपका क्या विजन है इसके ऊपर? यस सर, बहुत बहुत डीप क्वेश्चन है ये एक्चुअली। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री रहेगा तो इसमें 50% अच्छे लोग रहते हैं, बट वी नीड टू एक्सेप्ट 50% थोड़े बदमाश चोर भी रहते हैं। ओके, तो हमें, यानी मैं जस्ट एक रिवर्स एग्जांपल दूंगा कि समझो मुझे एक मेजर ऑपरेशन करना है, ओके, एंड मेरे पास एक बंदा है, वो बात कर रहा है कि सर जो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला बंदा है ना, वो आपको 5 लाख बात कर रहे हैं ना, मैं आपका 50,000 में कर देता हूँ, मेरा पहला ही ऑपरेशन है, कोई टेंशन नहीं, आपका पैसा बचा दूंगा। आप करोगे? ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी का सवाल है, सही है। तो वही चीज
आप रियल एस्टेट पे लागू कर सकते हो, क्योंकि रियल एस्टेट भी आपकी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन आपको लेने में ये अच्छा कंसल्टेंट हेल्प कर सकता है। लेकिन छोटे फायदे के लिए, यानी एक सरकार मुंह में डायलॉग है, नजदीकी फायदा सोचने से पहले हमें दूर का नुकसान सोचना चाहिए। क्या बात है। तो सेम वे में आपको भले, क्योंकि आप ये देखो कि वो एक्चुअली कैलिबर है क्या, वो आपको एज अ कंसल्टेंसी प्रॉपर वे में दे सकता है क्या, और छोटे से पैसे के लिए आपका बड़ा अमाउंट, इट्स वेरी फ्रैक्शन ऑफ मनी। और अभी जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, फ्रैंकली जो फ्रैक्शन ऑफ पे आउट रहता है ना, वो एक मार्केटिंग बजट रहता है। आपको वो पहले पुराना जमाना था कि वो डी कैटेगरी के डेवलपर रहते हैं ना, कि वो ऐड करके देंगे, ये अभी कोई नहीं करता। एवरीवन इज नाउ बिकॉज ऑफ रेरा दे आर वेरी प्रोफेशनल। अच्छे डेवलपर प्रोफेशनल रहते हैं, और जो डी कैटेगरी के डेवलपर है ना, हम एज अ कंसल्टेंट खुद बात करके उधर मत लो करके, क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेशनल। आपका पैसा भी उसमें रिस्क है ना। तो आपको इसमें सबसे पहले यह चुनना पड़ेगा कि हु इज अ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल चुनने के बेसिक 2-3 चीजें हैं। एक तो उसका गुडविल चेक करो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप ये चेक कर सकते हो कि वो एक ही प्रोजेक्ट के लिए आपको फोर्स कर रहा है या वो कंसल्ट कर रहा है मल्टीपल ऑप्शन के साथ। हाँ, तो कंसल्टेशन इज अ मोर इंपॉर्टेंट। और मेरा पर्टिकुलरली अभी मेरे सामने जब कोई क्लाइंट आते हैं, हम डिस्कस करते हैं, मैं पहले बोल देता हूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो जब हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं, हम सभी, आपने भी देखे हुए ऑप्शन रहेंगे, मैंने भी देखा हुए ऑप्शन रहेंगे, हम सब मिलके डिस्कस करते हैं, और उसमें से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सूट होता है, बिकॉज आई हैव 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मे बी आपके लिए पहला है, तो आई नो कि व्हाट इज, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सही है या आगे जाके सही होने वाला है। तो उसमें भले आपका डायरेक्ट भी ऑप्शन रहेगा ना, आई विल सजेस्ट यू सर दिस इज अ गुड प्रॉपर्टी, आई एम नॉट बायस्ड। सो वो अनबायस्ड जो कंसल्टेशन कर रहा है, हु इज अ गुड कंसल्टेंट, तो मैं बोलूंगा कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले वो गुड कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, नहीं तो वो छोटा सा मिस्टेक आपका जिंदगी बर्बाद कर सकता है। नहीं, ये बात तो सब सही है। मुझे एक थोड़ा सा अलग सवाल है आपसे। रेरा आया, रेरा आने के बाद में बहुत सारे चेंजेस लोगों ने देखे, ठीक है, जो नोटिस किया आपने, आज आप भी 13-14 साल से रियल एस्टेट में, तो एक अलग कुछ चेंज आपने नोटिस किया, और कुछ चेंज ऐसे है जो होना चाहिए आपके नज़रिए से, और क्या क्या होना चाहिए एज अ रेरा, उन्होंने क्या फॉलो करना चाहिए, और हमको कहाँ पे रिलैक्स करना चाहिए, कस्टमर को, हमको, बिल्डर्स को, ऐसे आपकी क्या बिलीफ सिस्टम है? एक्चुअली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रेरा इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उसके वजह से बहुत बार देखिए स्टॉक मार्केट में सेबी के पहले जब नहीं था, कितने स्कैम्स हम जानते हैं कितने हो गए थे, बट आफ्टर दैट सेबी आने के बाद जो एक स्टॉक मार्केट का ग्रोथ हो गया, अभी हम देख रहे हैं, वो ह्यूज है। वाई? बिकॉज वो कंट्रोलिंग बॉडी थी। सेम वे में रेरा अभी आके 5-6 साल हुए हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का जो महारेरा है, वो तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छा कर रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग। बट डेफिनेटली हर एक में ऐसा रहता है कि इंप्रूवमेंट के स्कोप रहते हैं, तो मैं इंप्रूवमेंट के स्कोप डिस्कस करना चाहूँगा कि जिसमें देखिए रेरा मैक्सिमम बेनिफिट क्लाइंट का चाहता है, और करना भी चाहिए। उसके हिसाब से रेरा ने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेप्स किए हुए हैं, बाउंड्रीज डाले हुए हैं, कि डेवलपर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं, तो वो अच्छा है। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने कुछ इश्यूज रहेंगे, उनके लिए भी कुछ अच्छे सुझाव या इम्प्लीमेंटेशन किए हुए हैं। बट मेरा एक है कि ये दोनों के बीच में जो मोर देन 70% बिजनेस बिल्डर को प्रोवाइड करता है, वो है रियल एस्टेट कंसल्टेंट। बट मेरे हिसाब से एज अ कंसल्टेंट रेरा ने जो हमारे लिए करना चाहिए था, वो इतना अभी हुआ नहीं है। हमको भी पेमेंट के इश्यूज रहते हैं, हमको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। हम हमारा वे तो 100% देते हैं, लेकिन आगे जाके, क्योंकि हम सैलरीड नहीं है, वी आर इनटू परफॉर्मेंस बेस, बट हमें इशू का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि रेरा ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक्चुअली एक न्यू अपडेट है कि महारेरा ने अभी एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। वो नोटिफिकेशन के हिसाब से महारेरा ने रियल एस्टेट एसोसिएशंस को SRO फॉर्म करने बोले।
तो फ्यूचर में क्या था कि जितने डेवलपर्स के एसोसिएशन है तो उनको प्रॉबली 4-4.5 साल पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन से बोला था कि आप एसआरओ फॉर्म करो। तो क्रीडाई है, नरेडको है, ये ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्डर को रिप्रेजेंट करते, तो वो लोगों ने एसआरओ फॉर्म कर दी। ठीक है, बाद में जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए एसआरओ फॉर्म करने बोला उन्होंने, तो उसके लिए ग्राहक मंच वगैरह उन्होंने किया। अभी उतने साल तक, अभी तक तो था नहीं ये सब चीज़ें, पर अभी लास्ट कुछ महीने पहले ही उन्होंने बोला कि आप एज अ चैनल पार्टनर, एज अ रियल्टर, आपकी एक एसोसिएशन जो है रिप्रेजेंट जो कर रही है उसको जुड़ो और एसआरओ का मेंबर बनो। पर अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जितने भी रियल एस्टेट एजेंट है वो एसआरओ को, उनको पता नहीं, अभी तक वो अवेयर नहीं है वो चीज़ों के बारे में। तो एक्चुअली हमको आपकी भी मदद चाहिए उसमें कि एज अ एसोसिएशन उन्होंने जुड़ना चाहिए। अगर वो जुड़ेंगे तो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है अपने, तो वो हम महारेरा के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आज एसआरओ अगर एक एसआरओ फॉर्म हो चुकी है, वो एनएआर की एसआरओ फॉर्म हो चुकी है महाराष्ट्र लेवल पे, तो महाराष्ट्र लेवल पे हम एसआरओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर अभी जो सिचुएशन है कि पूना के लिए एक एसआरओ फॉर्म होना चाहिए, और वो जब एसआरओ फॉर्म होगी उसके लिए बेसिकली अभी कुछ, अब मेरी स्ट्रेंथ कम गिर रही है, तो कुछ और मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। वो अगर मेंबर अगर जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में हम एसआरओ फॉर्म करेंगे, और एसआरओ फॉर्म होने के बाद में हमको वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमको एक बेंच मिलेगा कि हम यहाँ से पूना के जो भी ब्रोकर्स है, उनके जो इश्यूज है, वो हम वहाँ पे महारेरा के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे एक बेंच मिलेगा। लगभग ऐसी सिचुएशन रहेगी। तो और उसके बाद में की स्टेज है कि हम कॉन्सलेशन फोरम में जा सकते हैं। अरे एक बार कॉन्सलेशन फोरम एस्टेब्लिश हो गई तो हम कोई भी इशू आता है ब्रोकर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम रिजॉल्व करने के लिए एज अ कॉन्सलेशन फोरम, एज अ एसोसिएशन हम वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें अभी जो नए ब्रोकर्स है उनको थोड़ा सा इनिशिएट करके एसोसिएशंस ज्वाइन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये वीडियो के इसमें मैं एक लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप भी सर प्रमोट करो, इसको बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ें होने के लिए। तो मैं ये वीडियो के नीचे एक लिंक भी दे रहा हूँ, वो लिंक को अगर कोई क्लिक करेगा और वो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अगर वो सबमिट करेगा, तो वो भी एक मेंबर बन जाएगा इसमें, एसआरओ के एसोसिएशन के एसआरओ के इसमें वो मेंबर बन जाएंगे। और कल जाके एक स्ट्रेंथ जब हमारी तैयार हो जाएंगी तो हम एसआरओ फाइल कर देंगे, और एसआरओ जब फाइल हो जाएंगी हमारी, तो ये सारे बेनिफिट्स जो है एज अ ब्रोकर हम उसको एनकैश कर पाएंगे। क्या बात है सर, ये इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और ये मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं या रियल्टर्स देख रहे हैं कि हम पूना में बात करेंगे मोर देन 4,000 to 5,000 वी आर अ कंसल्टेंट। तो उसमें से सर अभी नीचे लिंक दे रहे हैं, एंड अगेन उसके जो भी चार्जेस है वो भी वे ऑफ हो रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमें एक फोरम मिल रहा है जो हमारे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। तो ये लिंक पे आप इमीडिएटली क्लिक करो, बेसिक डिटेल्स आपके भरने, वो फिलअप करो। 1000 से ज्यादा तो आराम से सर आ जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है आना चाहिए। हाँ। क्योंकि क्या है कि आज जैसे आपने एक पूनावाले के इसके लिए जैसा एक इनिशिएटिव लिया, तो अभी ये प्रोडक्ट इसके लिए भी हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब एक साथ में जुड़ेंगे तो हम जाके हमारी तकलीफें महारेरा तक पहुंचा पाएंगे। डेफिनेटली तो इसलिए हमको एक साथ आने की जरूरत है। डेफिनेटली, और उसमें जितना मेरा कुछ सपोर्ट लगेगा मैं तो बेझिझक करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि जितना हमारा कम्युनिटी स्ट्रांग बनेगा उतना, आप देखिए ये कम्युनिटी हेल्प कर रहा है रियल एस्टेट कम्युनिटी को, जो हमारे से भी बहुत बड़ा है, और इसमें फ़ायदा जो है ना वो पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का होने वाला है। तो डेफिनेटली मैं अगेन सबको रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि आप इमीडिएटली, आप अभी देख रहे हो तो नीचे क्लिक कीजिए जो लिंक दिया है, और वहाँ पे डिटेल्स सेंड कीजिए। और इसके आगे जो भी एक दो और हम कोलैबोरेशन में कुछ करते हैं ना, तो हम ये इश्यूज जो है ना वो एग्रेसिवली आगे लेते हैं, और जल्द से जल्द मैं बोलूँगा कि हम एसआरओ कैसे पूना का बने उसके ऊपर काम करते हैं। सही है। मुझे एक्चुअली यही पूछना है कि अभी जो आने वाले रियल्टर्स है, जो नए रियल एस्टेट एजेंट्स जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, जो बिगनर्स है, तो उनके लिए कुछ टिप्स आप दे पाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना है कि कोई टिप्स। ठीक है, अभी जो नए लोग हैं तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हम बिजनेस करते हैं, ओके, तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस का जो एम है वो सबको लगता है कि पैसा ही कमाना है, बट नॉट। पैसा जो है ना सर, ये हमारा वो जो हम रिजल्ट देते हैं वो रिजल्ट का आउटकम है।
बट हमें रिजल्ट जो है ना वो हमें काम करना है, हम वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं दूसरों की जिंदगी में, उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उस पर फोकस करेंगे तो पैसा बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है। तो मेन नए लोगों को आपका फोकस चेंज करो। जो सबको लगता है कि अरे रियल एस्टेट में पैसा बहुत है, अरे हाँ पैसा, लेकिन वो अच्छे लोगों के लिए। तो एक आप बिजनेस एज अ सेवा करके करोगे, कि ये एक्चुअली सेंटेंस जो है मेरे मेंटर स्नेह देसाई सर का है, कि आप बिजनेस को एज अ सेवा करके जब करोगे ना तो बहुत सारे आपके मिथ्स, बहुत सारे जो निगेटिव थिंकिंग्स है ना वो बाहर निकल आएगी, और आपको एक विजन क्लियर रहेगा, मैं जो भी कर रहा हूं मैं मेरे क्लाइंट का या मेरे कम्युनिटी के फायदे के लिए कर रहा हूं, और उसका फायदा हो गया तो बाय डिफॉल्ट मेरा भी फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है मेरा फायदा होगा बाद में उसका फायदा होगा। तो फर्स्ट यू नीड टू थिंक ऑन योर कस्टमर फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड एक ऐसा है कि कुदरत जो है ना वो कभी देती नहीं, कुदरत लौटाती है। तो आप जितना अच्छा बोगे उतना आपको वापस मिलने वाला है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि देखो, अब हम एक छोटा काम करते हैं, एक गरीब बंदा है, उसको हमने कुछ मदद कर लिया, ओके, कुछ दे दिया, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ही मुझे मदद करेगा, बट ऊपर वाला सब देख रहा है। आप उधर मदद करोगे, उसका 10x आपको रिटर्न में अलग वे से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सो दैट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो आपको जो भी नए लोग आते हैं तो पहले सेवा के दिमाग से आओ, तो आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए आ रहे हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। यहां पे हजारों लोग आते हैं और हजारों चले जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री। क्योंकि रियल एस्टेट में अभी बात करो, रेरा तो अभी 5-6 साल हुआ है, आगे बहुत हमें जाना है, बहुत अच्छे अच्छे रियल एस्टेट में बदलाव होने वाले हैं, और उसका बेनिफिट हम सबको मिलने वाला है एज अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। एंड सेकेंड, आप जब जाओगे तो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट चुनो कि इमीडिएटली आके चलो मैं बिजनेस चालू कर देता हूं। अरे भाई तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप भले कस्टमर को बोलोगे भाई तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा एक्सपीरियंस डॉक्टर बात करा मैं ये कर लेता हूं, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो पहले सीखो कि यहाँ पे एक्चुअली काम कैसे होता है, यहाँ पे वर्कआउट कैसा है, यहाँ पे कहाँ पे फोकस करेंगे तो हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकल जो टेक्निक्स रहते हैं या सिस्टम रहता है वो आपको सीखना जरूरी है। एक मराठी में कहावत है कि अर्ध्या हळकुंडात पिवळं होऊ नका। सही है। सो बहुत सारे लोग वो उसमें ही खुश रहते कि अरे मुझे सब कुछ आ गया। नहीं भाई, हम अभी आपका इतना सर ग्रेट एक्सपीरियंस है, मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे आपने पॉडकास्ट किए, इनका इतना बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है, बट मैं डैम श्योर बोलता हूँ हम हर दिन सीख रहे हैं। सही बात है। तो वो सीखने का एटीट्यूड लाना वो उनके लिए ज़रूरी है, और इसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट को देखिए और उनके साथ पहले काम कीजिए। जस्ट उनका ट्रस्ट आप जीतिए, और मे भी ऐसा हो जाएगा ना, वही आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने के लिए। बराबर है। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के बारे में दूसरे इंडस्ट्री के लोग कुछ अलग नज़रिया रखते हैं। जो एक मेन सवाल है कि बाय द प्रॉपर्टी और रेंट द प्रॉपर्टी, तो इसके ऊपर आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे। कोई बोलता है कि प्रॉपर्टी रेंट पे ही लेना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। आपकी एज अ रियल्टर आपकी क्या राय है कि इसमें दोनों में से कौन सी चीज़ सही है और क्यों करना चाहिए ये चीज़? ये मेरा सर फेवरेट टॉपिक है। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस भी बनाए हैं कि रेंट वर्सेस बाय क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अभी यूट्यूब पे है, बाकी सब जगह है, वो उनके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो वो उनका पर्सपेक्टिव है। और वो जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट वो बात करते हैं एक्सेल के ऊपर, टक 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 करेंगे, बट जिंदगी एक्सेल नहीं है ना सर। जब कोई भी रियल एस्टेट बाय करता है तो उसका फाइनेंशियल डिसीजन से भी ज़्यादा उसका वो फर्स्ट प्रॉपर्टी इमोशनल डिसीजन रहता है, फर्स्ट थिंग। तो उसके ऊपर उसने ध्यान रखना चाहिए। ओके, दूसरा, जब कोई भी प्रॉपर्टी बाय करता है तो देखिए कि एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि समझो मैंने भी जब घर लिया था तो मेरे ऊपर लोन, बैंक लोन रहता है ना, बट बिकॉज ऑफ दैट लोन मेरा ग्रोथ इतना हो गया ना, तो मेरे दिमाग में अभी मेरे ऊपर लोन है ना, तो मैं अल्टरनेट ये सोचूंगा, तो आदमी भागता ज़्यादा है। तो लोन इज गुड इफ इट इज वी आर यूजिंग फॉर द अप्रिशिएटिंग
एसेट में हम यूज़ करते हैं, तो आप वही लोन एप्पल फ़ोन लेने में या इसमें यूज़ करते हो डिप्रिसिएटिंग, तो उसका ग्रोथ नहीं है। बट आप रियल एस्टेट में वो यूज़ करोगे तो वो एज अप्रिशिएटिंग एसेट करके यूज़ कर सकते हो। थर्ड, मेरे हिसाब से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ अभी जो नए रूल्स आए हुए उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी कभी भी जितना जल्दी हो सके लेना पड़ेगा। क्यों? मैं कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट बात कर रहा हूँ। सबको लगता है, कोई लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी एसेट है, कोई लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी लायबिलिटी है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा तो। लेकिन मेरा कहना यह है, अभी जो प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ है ऑन एन एवरेज, अभी एवरेज प्रॉपर्टी भी आप देखोगे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रहता है। जो भी बंदा लेता है वो डाउन पेमेंट में नहीं लेता, लोन तो रहता ही रहता है। तो अभी के हिसाब से मार्केट का हम ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो ना एसेट है ना लायबिलिटी है, वो पहला प्रॉपर्टी आपके फैमिली का इंश्योरेंस है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हो, अभी मैंने प्रॉपर्टी लिया तो बाय डिफॉल्ट मैं बैंक से लोन लेता हूं, बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर प्रॉपर्टी लिया इसके लिए मुझे इंश्योरेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। और आगे जाके मुझे खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, मेरा EMI टोटल वे ऑफ हो जाता है, वो प्रॉपर्टी मेरे घर वालों का घर का छत लाइफ टाइम रहता है। सही बात है। तो आपने वो वही जल्दी डिसीजन नहीं लिया और वही सोचते रहे कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, सर आप घर नहीं बना सकते। तो जो इंश्योरेंस है वो ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद में फिर सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी यू कैन जस्ट यूज योर ओन वे और उसके हिसाब से कर सकते हो। देन थर्ड, बहुत बार ऐसा रहता है ना कि लोग कैलकुलेशन करते हैं कि मैंने 50 लाख का लिया, मुझे रेंट इतना मिला मेरा, नहीं तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता तो मैंने इतना ये किया, XYZ करके कर लेते तो वो डिफरेंस है तो मैं रेंट में रहूँगा। मैं इसका भी एग्जांपल दे दूँ। क्या होता है ना, हम बात करते हैं वैल्यू के ऊपर। एग्जांपल, मैंने 50 लाख का घर लिया, वो टाइम पे रेंट जो है 15,000 था या 20,000 था एंड मेरा EMI वो 50 के ऊपर 35,000 था। बट आगे जाके आप देखोगे 3 साल बाद मेरा प्रॉपर्टी 50 का ही रहता है जो मैंने लिया हुआ है, बट 3 साल बाद रेंट मेरा 35-40,000 का हो जाता है और मेरा EMI 35,000 का हो जाता है। बट वो टाइम पे वो कैलकुलेट वो नहीं करते, वो टाइम पे फिर उधर का मार्केट रेट क्या है फिर उस हिसाब से करते हैं। अरे भाई, लेकिन जब लिया है तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो वही आप क्रॉस करोगे ना, तो लॉन्ग टर्मली इनिशियल लेवल पे इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, उसके वजह से इनिशियली आपका रेंटल और EMI का कैलकुलेशन निगेटिव ही जाने वाला है, बट पीरियोडिकली वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा ही होगा। और उसके बाद में नॉट ओनली वो पॉजिटिव कन्वर्ट होगा, आपका सर एसेट वैल्यू बढ़ रहा है ना। सही बात। वो लोग, और ये लाइव मैं बोलता हूँ, वो एक्सपर्ट को छोड़ दो, उन्होंने सब आपको बोलते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि वो इन्वेस्ट रियल एस्टेट में ही करते हैं। सही है, सही है, उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में। और एक्चुअली ये एक चीज़ जो है ना, मैं भी अभी इतने साल से रियल एस्टेट में हूँ, मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर जो अभी जस्ट फैमिली बनाए, जिनके अभी जस्ट 2-3 साल, 4 साल, 10 साल तक के जिनके बच्चे हैं, उन्होंने अगर अभी प्रॉपर्टी लेके रखी नहीं और उनके बच्चे जब लगभग 30 के एज में रहेंगे और उनको अगर प्रॉपर्टी लेना है, घर लेना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। यानी आज से 20 साल बाद में प्रॉपर्टी के रेट्स और प्रॉपर्टी के आपको लोकेशंस भी जो है ना इतना दूर जाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं उस वक्त कि आपके जो काम या फिर जो ब्रेड अर्निंग सोर्सेस है वो सब दूसरी जगह पर है, आपको रहने के लिए इतने लंबे जाना पड़ेगा और रेट्स भी इतने बढ़ गए होंगे ना। तो आज की दिक्कत ये है कि जो माँ बाप है उन्होंने ही बच्चों के लिए घर लेके रखना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि वो टाइम में पॉसिबल नहीं होगा। अगर हो भी गए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज आपको 20 साल 30 साल का लोन का पीरियड मिल रहा है, उनको उस वक्त है ना लगभग 50 साल का पीरियड लेना पड़ेगा, तब जाके वो EMI भर पाएंगे, क्योंकि इतनी तो महंगाई बढ़ेंगी। ठीक है, और 50 साल अगर वो EMI भरने वाले हैं तो फिर उस वक्त वो सोच सकते हैं कि यार रेंट पे रहना बेटर है। पर आज सिचुएशन ऐसी है कि आज के डेट में जो लोग हैं उन्होंने घर लेना चाहिए ही चाहिए उनके बच्चों के लिए। Yes, sir. तो ये एक पॉइंट एक्चुअली मेरे को आपसे डिस्कस करना था। और एक दूसरी चीज मुझे आपसे जाननी है कि क्लाइंट बहुत एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं कि मुझे रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी लेनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं लेनी है। पर रेडी पोजीशन में ऑप्शन नहीं रहते, अंडर कंस्ट्रक्शन में ऑप्शन रहते। आपकी सोच क्या है इसके बारे में? सर देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपके हाथ में ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, बराबर। और देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन के बेनिफिट अलग है, रेडी के भी बेनिफिट अलग है, बट सेम वे में अंडर कंस्ट्रक्शन के भी कुछ
लूप होल से ये नुकसान है, रेडी के भी नुकसान है। तो आपको कंपैरिजन क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट मेरे हाथ में, क्योंकि रेडी रहेगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे मेरा ओन कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो नॉर्मली 10% तो मिनिमम देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी रहता है वो देना पड़ता है, तो 17-18-20% तो ओन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी रहेगा तो आपके हाथ में पहले 20 लाख है क्या, 20-25 लाख हाथ में है इमीडिएट है क्या, और इमीडिएट है क्या, वो रहेगा देन आप चॉइस तो कर सकते हो। वो नहीं रहेगा तो आप वैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में सबसे अच्छा अंडर कंस्ट्रक्शन का जो फायदा है वो है आप लीवरेज कर सकते हो। यानी भले प्रॉपर्टी आपने अंडर कंस्ट्रक्शन बुक किया है एक वैल्यू के ऊपर, बट उसका पैसा आपको स्टेप बाय स्टेप देना है, और इसमें आपका ओन कंट्रीब्यूशन भले 20 ही लाख लगने वाला है, लेकिन फिलहाल आपके हाथ में अभी 7-8 लाख भी रहेगा तो भी आप अभी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा तो उसमें आपको इन्वेंट्री के चॉइस अच्छे मिलते हैं, बेटर चॉइस है और लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं। रेडी में रहेंगे तो जो बचा हुआ माल है वो लेना पड़ता है, और बचा हुआ माल देखो, एक अच्छा डेवलपर जो रहता है, अभी मैं पुणे का बात करूंगा तो हम न्यू लॉन्च में भी देखते हैं ना, तो न्यू लॉन्च में भी 80-90% माल जो फ्लैट्स है वो लोगों ने बेच के रखे हुए हैं, बिक जाते हैं। जो 10% भी रहता है ना वो किधर ना किधर वास्तु में बैठ नहीं रहा है, टॉप फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ऐसे ही फ्लैट रहते हैं। तो अभी न्यू लॉन्च में भी इशू आ रहा है। तो रेडी में देखिए, रेडी बिल्डिंग होने के बाद भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप एक्चुअल देख सकते हो वो प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, देन यू कैन चूज दैट। बट मैं बोलूंगा सर, रेडी और अंडर का फर्क कितना 2-3 साल का रहता है। 2-3 साल यानी मैं बोलता हूँ 7-8 लाख का आपको ऊपर नीचे रहेगा, बट कंपेयर टू दैट 7-8 लाख आपका प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत बड़ा है। लॉन्ग टर्मली आप देखोगे तो वो वैल्यू भी बढ़ने वाला है। तो रादर देन वो 7-8 लाख हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि ऐसा नहीं है ये मोबाइल मुझे नहीं अच्छा लगा मैंने 2 महीने दूसरा ले लिया, घर ऐसा नहीं रहता। तो उसमें आपको सोचना, बहुत लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। वो डेफिनेटली वो 7-8 लाख का जो अभी गैप है वो गैप वी कैन मैनेज विथ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें मेरा एक होम लोन सीक्रेट करके फॉर्मूला है, वो भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। तो वो प्लान करके आपके 7-8 नहीं 20-25 लाख बच सकते हैं, बट आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो द बेस्ट प्रॉपर्टी आपके हिसाब से मिल सकता है। तो डेफिनेटली जो बेनिफिट्स दोनों के भी है, नुकसान दोनों के भी है, बट आपको ये सोच के निर्णय लेना है कि भाई एक्चुअल में मुझे रियली कॉम्प्रोमाइज करके डिसीजन लेना है क्या, देन यू कैन टेक योर डिसीजन। एक्चुअली आज बहुत सारी चीज़ें नई सीखने मिली आपसे। मुझे एक आखिर का जो मेरा सवाल है कि आपसे आपकी एक सक्सेस स्टोरी जाननी है, ऐसी सक्सेस स्टोरी की नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी गेन और समथिंग, बट एज अ कंसल्टेंट, जो आप कंसल्टेंट है और आपने आपका कंसल्टेंट का रोल एकदम परफेक्ट निभाया, और वो जो क्लाइंट है उसकी जो दिक्कत है, या जो बहुत सारे जैसे हमारी डिस्कशन हुआ कि कंफ्यूज क्लाइंट बहुत रहते हैं, तो ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी कि वो कस्टमर को आपने आपके प्रॉपर वे से गाइड किया और वो फुल्ली सेटिस्फाई हो गए और आज वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसा कोई मुझे एक सक्सेस स्टोरी जानना है सर। फ्रैंकली ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, बट अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे थे वो मैं आपको बात कर लेता हूँ। अभी एक मेरे बहुत अच्छे पहचान के हमारे कस्टमर थे, ये बात मैं अराउंड 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका ही इज़ इन टू वेरी हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में उनका 3-3 साल में वो बोलते ना कि बदली जो है वो होता रहता था, एंड उनको प्रॉपर्टी XYZ रीज़न से चाहिए रहती थी, बट शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि भाई मुझे लेना कहाँ पे है। तो वो उनके वाइड रेंज ऑफ महाराष्ट्र वो 3-4 एरिया थे। तो हमने क्या किया कि एक्चुअल पहले जैसे मैंने BPL बोला था तो उनका BPL निकाला, एक्चुअली रिक्वायरमेंट जाना कि आपको चाहिए किसके लिए, तो मेन वाई क्लियर किया। तो मेन उनको चाहिए था प्रॉपर्टी कि आगे जाके मेरा बच्चा जो है जब पढ़ने की उम्र का हो जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो उसको किधर हॉस्टल में रहने के बजाय वो हमारे घर में रह सकता है और आगे जाके उसका भी हो जाएगा, उस हिसाब से उनका प्लानिंग था। तो फिर वो हमने कंपैरिजन 2-3 जगह थे, मुंबई, नासिक, पुणे, तो वो हमने कंपैरिजन करके उसमें हमने शॉर्टलिस्ट किया कि वाई मुंबई, नासिक और पुणे में से उनको पुणे चूज करना है।
एंड शी एग्रीड फॉर दैट। और पूना में भी बहुत बड़ा पूना है, फिर पूना में भी उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो हमने किया, एंड उसका प्योरली एज अ इनिशियली इन्वेस्टमेंट ही पोर्टफोलियो था। तो उनको हमने एक प्री लॉन्च ऑप्शन सजेस्ट किया था, जिसका 2 साल पहले वाकड़ का ही प्रॉपर्टी था, उसको हमने प्रॉपर्टी दिया था 72,50,000 में, और अभी 2 साल में वहाँ पे रेट ऑन एन एवरेज, अभी मैं तो मेरे हिसाब से सोल्ड आउट ही है, बट लास्ट जो उन्होंने बेचा था वो 88,50,000 में फ्लैट। क्या बात है, अप्रिशिएट भी हो गए। सो शी इज़ वेरी हैप्पी, और उन्होंने बोला अच्छा किया कि तुमने मुझे राइट टाइम पे वो डिसीजन बता दिया, नहीं तो कैसा है ना, इतना अच्छा प्रॉपर्टी नहीं होता था। सो थैंक्स सागर जी। आज एक्चुअली बहुत सारे नए चीज़ें हमको भी सीखने मिली और बहुत सारी चीज़ों का आज डिस्कशन हुआ और क्लियरिटी आई कि एक लीडरशिप क्वालिटी क्या रहती है। आज आपसे जानने के बाद में ये समझ में आया कि एक्चुअली लीडरशिप क्वालिटी के लिए क्या बेसिक फंडा है और आपको रन करने के पीछे ना आपके पीछे क्या चीज़ है जो ड्राइव कर रही है आपको। थैंक्स फॉर कमिंग। आज का दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। हम पक्का इसके बाद में फिर से एक आधा एपिसोड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है उनको एक्चुअली और सवाल रहते, तो वो फिर हमको कमेंट्स कर देगी, अब सागर जी को ये पूछना है, वो पूछना है, वो पूछना है, तो वैसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आने वाली है, पक्का हमको पता है। तो आपको फिर से एक बार हम तकलीफ देंगे और एक एपिसोड के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा बात करते। और आपके व्यूअर्स के लिए स्पेसिफिकली आप कमेंट में आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे या ये कैसा लगा ये आप बता दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट जो है वो मे बी सर आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप सेंड कीजिए। पहले 10 जो आपके कमेंट आते हैं उनके लिए मैं मेरा जो बुक का फिजिकल कॉपी है वो मैं देना चाहूँगा। थैंक्स ग्रेट ओके सर, थैंक यू वेरी मच।